नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की कहानी तलाक के बाद। आंगन में 3 दिन से मैले कपड़े पड़े हुए हैं। साबिरा का जी ही नहीं चाहता कि धो डाले। एक तो बगल वाले घर से पानी लाने का झंझट, दूसरे उसका दिल भी उत्साह से भरा हुआ नहीं है। पहले यही आंगन कैसा लग दग रहता था, अब चारों ओर करकट बिखरे रहते हैं। मैले कपड़े बगैर धुले हफ्तों पड़े रहते हैं। पहले अम्मा भी इसका खास ख्याल नहीं करती थी, मगर अब बोलने लगी है। साबिरा बेहया की तरह सब कुछ सुन लेती है, प्रायः खामोशी रहती है। इस वक्त भी वह खामोश बैठी कंट्रोली चावल में से कंकड़ चुन रही है। पड़ोस की डॉक्टर आइन आ गई है। अम्मा उन्हीं में व्यस्त है। चर्चा साबिरा की ही चल रही है। कहीं बात चलाएगी नहीं दुल्हन? डॉक्टर आइन अम्मा से साबिरा की दूसरी शादी के बाबत प्रश्न करती है। अम्मा अपना सिर नकारात्मक लहजे में हिला देती है तो डॉक्टर आइन कुछ क्षणों के लिए चुप हो जाती है। डॉक्टर आइन के पति चूंकि होम्योपैथी की दवाइयां बांटते हैं, इसलिए यह डॉक्टर आइन बन गई है। दरअसल इनके पति अरबी में पीएचडी कर रहे थे। सुपरवाइजर से मतभेद होने के कारण थीसिस मंजूर नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में होम्योपैथी का पत्राचार पाठ्यक्रम पूरा करके वे डॉक्टर हो गए। तब से उनकी पत्नी का खिताब भी बढ़ गया। वह डॉक्टर आइन कहीं जाने लगी। मर्दों में जो स्थान डॉक्टर साहब का है, वही स्थान स्त्रियों में डॉक्टर आइन का है। मोहल्ले की किसी भी घर की समस्या इनसे छिपी नहीं है। इतना ही नहीं, हर समस्या का हल भी ये लोग प्रस्तुत कर देते हैं। डॉक्टर आइन को जब पता लगा कि साबिरा का तलाक हो गया है, वे उसी दिन से यहाँ दौड़ने लगी। साबिरा की अम्मा को कई तरह से इन्होंने समझाया कि जवान लड़की का घर में रहना मुनासिब नहीं है। कहीं ऊंच नीच पैर पड़ जाए तो मुंह दिखाने को नहीं रहेगी। मेरी मानो तो कहीं ठिकाने लगा दो। कहो तो बात चलाऊं। एक लड़का है मेरा देखा हुआ। लड़का घर का अच्छा है, बिजली के सामान की दुकान है। पढ़ा लिखा तो नहीं है, मगर अकल का तेज है। उम्र जरूर कुछ ज़्यादा है, पर तलाकशुदा लड़की के मामले में यह सब नहीं देखा जाता। लेकिन पता नहीं क्यों अम्मा ने हामी नहीं भरी। शायद डॉक्टर आइन की फितरत से वाकिफ होने के कारण, या साबिरा से अभी ऊबी ना हो। लेकिन यह स्थिति कब तक बनी रहेगी, नहीं कही जा सकती। साबिरा को यही चिंता है कि अगर किसी दूसरे के साथ उसे बांध दिया गया, तलाक हो गया, तो क्या हुआ? क्या प्रेम भी समाप्त हो गया? कानूनी बंधन टूट जाने से दिल का बंधन तो नहीं टूट जाता। फिर तलाक कोई उनकी मर्जी से नहीं हुआ है। मेरी मानो दुल्हन, तो लड़की को कहीं बांध दो। ऐसे कब तक चलेगा? डॉक्टर आइन फिर अम्मा को झकझोरती है। सोचती तो मैं भी हूँ आपा, जवान लड़की कब तक बैठी रहेगी। अम्मा की बात से साबिरा का कलेजा धक से रह गया। तो यह भी चाहती है अब मेरी जवानी का भय है इन्हें। लगता है जवानी की सीमा बढ़ा दी गई है। पहले 12 बरस की लड़की जवान मान ली जाती थी। 14 बरस के बाद उसकी जवानी ढल जाती है। उसे याद है जब रज्जब भाई के लिए अब्बा लड़की तलाश रहे थे तो 18 साल की लड़की को इनकार कर दिया था। कहा था 14 बरस के बाद तो लड़की की जवानी ढल जाती है, और 14 के होते होते उसकी शादी भी कर दी गई थी। इस अवसर पर बड़े बूढ़े यही बहाना बना लेते हैं कि अपनी आंखों के सामने लड़की को अक्द कर दूं, यही ख्वाहिश है। और साबिरा की शादी के चौथे महीने सचमुच अब्बा की आंखें बंद हो गई थी। साबिरा का तलाक एक बच्चे की मां हो जाने के बाद हुआ था। गुड्डा जिंदा होता तो 1 बरस के ऊपर होता, मगर अल्लाह की मर्जी। साबिरा के सीने में अचानक दर्द उभर आया और चावल की तश्तरी नीचे रखकर वह फर्श पर ही लेट गई। उसने सोचा था कि अम्मा उस पर ध्यान देंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वह डॉक्टर आइन के साथ बातों में व्यस्त थी। तो फिर बात करूं? डॉक्टर आइन ने अम्मा से मानो करना चाहा, पक्का करना चाहा। उत्तर में देर लगती देखकर साबिरा का मन हुआ कि लेटे लेटे ही चिल्ला करके, नहीं, आप अपनी मेहरबानी अपने पास रखिए और यहाँ से फौरन चली जाइए। लेकिन ऐसी हरकत में उसे औचित्य नजर नहीं आया। कहीं अम्मा घुड़क ना दे। उस दिन मिलाद टालने के लेकर रज्जब भाई ने तो साफ कह दिया, मैं घर का मालिक हूँ, जो मैं चाहूँगा वह होगा। साबिरा को इसमें दखल देने की क्या जरूरत? दरअसल पहले यह तय हुआ था कि घर में मिलाद सुनी जाएगी। बाद में रज्जब भाई ने इरादा बदल दिया। इस पर साबिरा ने विरोध किया था। अल्लाह रसूल के जिक्र का इरादा नहीं बदला जाता, इतनी सी बात थी। और रज्जब भाई चीखने लगे। बाहवज ने शायद कुछ जोड़ घटाकर इस बात को उनके सामने प्रस्तुत किया था। यद्यपि साबिरा किसी की कमाई के भरोसे या नहीं है,
फिर भी घर पर उसका हक नहीं माना जाता, जबकि वह जानती है कि इस्लामी कानून के अनुसार दुख्तरी के रूप में 2 आने का उसका भी हक है। पढ़ी लिखी तो ज़्यादा नहीं है, पर अब्बा ने जितनी उर्दू पढ़ा दी है उसी में उसने काफ़ी मजहबी किताबें पढ़ डाली हैं। जन्नत की कुंजी, दो जग का खटका, पर्दा, आदाब ज़िंदगी आदि कई किताबों का मुताला उसने किया है और मजहब की मोटी बातों का इल्म भी उसे है। मगर इस ज़माने में क्या मजहब की बातें जहाँ तहाँ उठाई जा सकती हैं? साबिरा का मन यह सोचकर बुझ गया कि इस घर में उसका हक होते हुए भी वह डॉक्टराइन को घर से निकाल नहीं सकती। तभी उसने महसूस किया कि अम्मा ने उसे डॉक्टराइन के सुपुर्द कर दिया है। तय करो आपा, लेकिन ठीक ठाक से देखभाल कर, कहीं ऐसा ना हो कि फिर इसे ठोकरें खानी पड़े। और इतना कहते कहते अम्मा की आंखों में आंसू तैराए। साबिरा को अम्मा पर तरस आ गया। यद्यपि अम्मा के इस फैसले से साबिरा का मन उनके प्रति तीव्र घृणा से भर गया था, मगर अम्मा के आंसू से नहीं देखे गए। वह उठकर पुनः चावल में से कंकड़ चुनने लगी। अम्मा की आंखों में इस तरह के आंसू उसने उस वक्त भी देखे थे जब वह तलाकशुदा होकर पहली बार यहाँ आई थी। दूसरों के मुंह से तलाक का नाम सुनती है तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन अपने मन में तलाक की बात सोचते ही उसका रोम रोम बेहद दुखने लगता है। उसके जिस्म से कोई बेरहम सुई चुभ रहा है और वह डर के मारे चीख भी नहीं पा रही, कहीं कोई घुड़क ना दे। तलाक की बात याद आते ही उसे अपनी ससुराल याद आती है। नन्हा सा गांव, गांव के किनारे पर वह साफ सुथरा घर, घर के किनारे छोटा सा तालाब जिसमें कोई खिले रहते। फकीरानी की लड़कियां किनारे बैठी बर्तन मांजती रहती। कभी कभी गुड्डा के अब्बा बदन में तेल लगाकर वहीं नहाने चले जाते। गुड्डा के अब्बा की याद आते ही उसकी आंखों में सतार का संपूर्ण जिस्म घूम गया। ऐसा लगा मानो सफ़ेद कमीज और काली पैंट पहने, कलाई में घड़ी लगाए, पाँव में जूते मोजे पहने सतार उसके सामने खड़ा है और बोल रहा है, जल्दी से कुछ खाने को लाओ, बाजार तक जाना है, साहब आए हैं। जब से उन्हें नौकरी मिली थी हर दम उनके साहब ही आते रहते हैं। साहब का डर इतना था कि बेचारे खाना छोड़कर भाग जाते। किसी ने पुकारा सतार और वे निकल गए बाहर। फिर कब आएंगे पता नहीं। कभी कभी तो वहीं बंगले पर ही रह जाते। जिम्मेदारी भी तो थी उनकी, नाम के चौकीदार थे। काम सब उन्हीं को करना पड़ता था। इंटर तक पढ़े होने का फ़ायदा उठाकर लिखा पढ़ी का काम भी उन्हीं से लिया जाता, लेकिन उनके चेहरे पर असंतोष का भाव उसने कभी नहीं देखा। जिस वक्त भी घर लौटते साबिरा को पास बुलाते, बात करते, भविष्य की योजना समझाते। अपनी कोठरी में होते तो प्यार करते और फिर चल देते। साबिरा का मन पुलक उठता। लेकिन सतार के जाने के बाद ही साबिरा के रोने कलपने का सिलसिला आरंभ हो जाता। कभी ससुर दहाड़ रहे हैं, कभी सास चीख रही है, कभी नंदे चिल्ला रही हैं, कभी देवरों के तेवर। इस घर में कदम रखते ही यह सिलसिला आरंभ हो गया था। साबिरा के साथ इस दुर्व्यवहार का एक छोटा सा कारण था। शादी में बारातियों में एक शख्स ऐसे भी थे जो शराब के शौकीन थे। उनके लिए उसकी मांग की गई, परंतु अब्बा ने इनकार कर दिया। वे नमाजी, परहेजदार आदमी अपने घर में शराब नाम की कोई चीज को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बस इतनी सी बात के लिए उनके ससुर का जो गुस्सा आया तो फिर तानों ने बढ़कर गालियों का स्थान ले लिया। आरंभ से में साबिरा ने सोचा कि बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ती ही चली गईं। पहले सिर्फ उसके अब्बा को गालियां दी जाती, बाद में उसे भी अंड-बंड कहा जाने लगा। पहले सिर्फ ससुर को गुस्सा आता, बाद में एक सतार को छोड़कर सबको गुस्सा आने लगा। साबिरा का ख्याल था कि यह सब एक दिन अवश्य बंद हो जाएगा, बुरे दिनों को चुपचाप गुजार लिया जाए। वह नहीं जानती थी कि इतनी छोटी सी बात के लिए उसका तलाक हो जाएगा। तलाक की बात याद आते ही एक बार फिर उसके पूरे बदन में झुरझुरी होने लगी। लगा कि अब वह मूर्छित हो जाएगी। चावल की तश्तरी उसने एक और रख दी और दीवार का टेक लगाकर बैठ गई। एक बार उसने चाहा कि सामने फैले मैले कपड़ों पर मन को केंद्रित करे, लेकिन इस चेष्टा में उसे सफलता नहीं मिल सकी। रह रहकर वह दृश्य आंखों में नाचने लगा। ताना सुनते सुनते वह ऊब गई थी और उस दिन उसका मन उबल पड़ा था। उसने विनम्रता पूर्वक अपने ससुर को समझाया था, अब्बा जान, मजहब की रूह में शराब पीना तो गुनाह है, फिर एक गुनाह का इंतजाम ना करने की वजह से आप क्यों इतना नाराज हैं? माफ़ कर दीजिए ना अब्बा को। उसके इन शब्दों में ससुर की को जबरानदाजी की बू आई थी और एक कागज पर उन्होंने तलाकनामा तैयार कर लिया था। मैं सतार अली वल्द गफ्फार अली साबिरा बेगम वल्द मुनव्वर अली को अपनी जौजियत से अलग करता हूँ। आज से साबिरा बेगम मुझ पर हराम हुई। तलाक तलाक तलाक।
उस दिन सतार का इंतजार बड़ी बेसब्री से होता रहा, लेकिन वे आए। दूसरे दिन दोपहर को आते ही पहला हुक्म हुआ, इस कागज पर दस्तखत करो। सतार ने मजमून को पढ़ा और बाप की ओर देखने लगा। बाप ने कड़क कर हुक्म दिया, दस्तखत करो। और बाप के हाथ से खुली हुई कलम लेकर सतार ने दस्तखत कर दिए। साबिरा उस समय बावर्ची खाने में थी। ससुर की कड़कदार आवाज उसके कानों में पड़ रही थी, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ रही थी। पर सतार की भरभराई आंखों ने बहुत कुछ कह दिया था। साबिरा पागलों की तरह चीखने लगी, क्या बात है, बोलिए ना, मेरी कसम है, आपको बताइए ना, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। बड़ी मुश्किल से सतार इतना कह पाए। आंखों का बांध टूट चुका था। साबिरा सतार के पैरों में लिपट गई थी। साबिरा की आंखों में जिबा होते जानवर की आंखों की तरलता उमड़ पड़ी थी। हिचकियां बंधी हुई थी, चेहरा लाल हो गया था, स्वर फट गया था, लेकिन कानूनन सतार को साबिरा के सिर पर हाथ रखने का अधिकार अब नहीं रह गया था। बाप के हुक्म पर अपने पांव छुड़ाकर उसे हटना पड़ा था। साबिरा धरती पर गिरकर बेहोश हो गई थी। रजब भाई को बुलवाया जा चुका था। उसी रोज रात तक वह अपने घर पहुंच गई थी। साबिरा अब लोगों के लिए एक कहानी बन चुकी थी और अपने लिए एक निरर्थक जिंदगी। कुछ दिनों तक तो वह निर्जीव सी बनी रही, पर सहसा उसे बोध हुआ कि वह दूसरों के सिर पर बोझ बनी है। अतः उसने काम आरंभ कर दिया। वह तबक कूटने लगी। इसी कार्य में आरंभ में उसे बेहद कठिनाई हुई। बाहों में खून जम गया, फटन होने लगी, लेकिन धीरे धीरे वे अभ्यस्त हो गई। अब दिन भर में घर के काम के अलावा 5-6 रुपए का काम कर लेती है। साबिरा, कपड़े तो धो डाल, शाम हो गई है, कब से कपड़े पड़े हैं? क्या रात दिन बैठी उस मुँहे को याद करती रहती है? अम्मा की यह बात उसके कलेजे में तीर की तरह लगती है, लेकिन वह कभी बुरा नहीं मानती। सतार की भला इसमें क्या गलती है? साबिरा उठकर मैले कपड़ों के पास चली जाती है। डॉक्टराइन जा चुकी हैं। अम्मा ने आंख सुलगा दी। रज्जब भाई भावच को लेकर पिक्चर गए हैं, अभी तक लौटे नहीं। ऊपर की टीन की छत पर कौवा चीख रहा है। साबिरा के हाथों में मैले कपड़े हैं, आंखों में कौवा सतार को भेज ना दे रहे। उसका मन बुदबुदाता है तो कौवा उड़ जाता है। साबिरा कपड़ों में व्यस्त हो जाती है, लेकिन जब वह कोई काम करने बैठती है इत्मीनान से नहीं कर पाती। कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है। कभी अम्मा पुकार लेती, कभी भावच का कोई हुक्म लग जाएगा, कभी कोई आ जाएगा कि चलो कुंडी खोलो, कभी कोई चीज मसलन चाकू या माचिस गायब है तो चलो उसको ढूंढो। सारा ठेका जैसे साबिरा ने ही ले रखा है। कितने कपड़े धोने को रखे हैं, अभी अभी शुरू ही किया है, चलो दरवाजा खोलो। साबिरा उठकर खटखटाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई। अगर देर हुई तो रजब भाई हत्ते से उखड़ जाएंगे। 3 से 6 वाला सिनेमा कब का छूट गया होगा, चले आ रहे हैं मौज लेते हुए। खटा किवाड़ खोलते ही साबिरा नीचे से ऊपर तक कांप गई। पूरी ताकत से पल्ले को वापस चलकर आंगन में भाग गई। अम्मा बुरी तरह चौंक गई। अरे क्या हुआ रे? एक मन हुआ कि कहते कुछ नहीं, लेकिन वह झूठ ना बोल सकी। गुड्डा के अब्बा आए हैं, इतना कहते साबिरा का कलेजा धकधकाने लगा था। वह बावर्ची खाने में घुसकर चूल्हे के पास बैठ गई। अम्मा दरवाजे की ओर बढ़ गई। उनकी आंखों में एक जबरदस्त सख्ती थी, जिसका अर्थ समझना मुश्किल था। साबिरा ने सोचा था कि अम्मा सतार को भगा देगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। उन्हें उसी कमरे में बैठाया गया जिसमें पहले बैठाया जाता था। उनके लिए बाजार से नाश्ता भी मंगवाया गया, जिसे उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। उसे बुला दीजिए जरा। सतार का यह वाक्य साबिरा ने अच्छी तरह सुना था। उसे भय था कि कहीं अम्मा इस मिलन को नाजायज न कह दे। दरअसल साबिरा सतार को देखकर बेबस हो गई थी। वह दौड़कर उनसे लिपट जाना चाहती थी। अम्मा ने मिलने की इजाज़त दे दी, लेकिन बाहर दरवाजे से सटकर वे खड़ी थी। भीतर जाकर साबिरा जमीन पर बैठ गई। अगर दरवाजे के पास अम्मा न होती तो निश्चय वह सतार से लिपट जाती और खूब रोती, पर अदब का सवाल था। मैं क्यों आया हूँ जानती हो? सतार का प्रश्न बहुत दृढ़ था। नहीं, साबिरा अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। मैं इस तलाक को नहीं मानता। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। घर को मैंने उसी दिन छोड़ दिया था। अभी तक मैं इधर उधर भटकता रहा। अब पटना में मुझे काम मिल गया है, तुम चलोगी ना मेरे साथ? साबिरा का मन हुआ कि वह जोर से हाँ करती हुई सतार से लिपट जाए, लेकिन अम्मा भीतर चली आई थी। ऐसा नहीं हो सकता, मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। शरीयत की रूह में पहले हलाला होना जरूरी है। अब जब तक साबिरा का निकाह किसी दूसरे मर्द से ना हो जाए और उसके साथ रहने के बाद जब तक वह मर्द तलाक ना दे दे, साबिरा तुम्हारे निकाह में नहीं आ सकती। लेकिन मैं इस कानून को नहीं मानता। मैंने अपनी मर्जी से तलाक नहीं दिया था, इसलिए मैं इस तलाक को नहीं मानता। दुनिया अगर मानती है तो भी मैं इस कानून को नहीं मानता कि साबिरा का निकाह पहले किसी दूसरे मर्द से हो, उसके साथ रहे, फिर वह तलाक दे, तब मेरे निकाह में। जब शौहर और बीवी बिना शर्त अलग हो सकते हैं तो क्या वह बिना शर्त एक भी नहीं हो सकते?
मैं यह सब कुछ नहीं जानता। मेरे और साबिरा के बीच में कोई कानून आड़े नहीं आएगा। मैं इस तरह के किसी कानून को नहीं मानता जो बीवी और शौहर को नाहक अलग कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मजहब की रूह से 3 बार लिख देने से ही तलाक हो गए। जी नहीं, तलाक 3 बार लिखने से नहीं, 3 बार बोलने से होता है। और मैंने अपने मुंह से 1 बार भी नहीं बोला। मैं कहती हूँ, अपने सामने मैं नाजायज काम नहीं होने दूंगी। अम्मा इस पर गुस्से से भर उठी। उनका तेवर देखकर सतार चुप रह गए और साबिरा की ओर कारुणिक नेत्रों से देखने लगे। साबिरा की आंखों से अविरल आंसू झर रहे थे। अम्मा ने साबिरा के सामने अपना फैसला रख दिया। साबिरा, खूब सोच समझ लो, अल्लाह रसूल को भी अपना मुंह दिखाना है। और अगर तुम यहाँ से गई तो यह समझ कर जाना कि तुम्हारे लिए हम मर गए आज से। कमरे में एक लंबा सन्नाटा छा रहा। इस बीच सतार चारपाई पर से उतरकर जमीन पर बैठ चुके थे। रज्जब भाई वगैरह आकर इस झगड़े में सुनकर अपने कमरे में घुस गए थे। अम्मा दलान में चारपाई पर पड़ी सिसक रही थी। साबिरा उकड़ू बैठी काँप रही थी। नहीं चलोगी? सतार के मुंह से निकला। एक एक अक्षर करुणा में डूबा था। नहीं चलोगी? बार बार यह जुमला साबिरा के कानों में बज उठता और साबिरा का शरीर कांपने लगता। सहसा साबिरा उठी और अपनी तैयारी में व्यस्त हो गई।